आइए बच्चों, 14वें टेस्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, 14th टेस्ट को। पेपर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन पेपर एक्चुअल में टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है पेपर। पेपर के सारे सवाल अभी आप देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आप कर सकते थे। आइए जरा क्वेश्चंस देखें बेटा। इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ Ag, AgNO3 और Ag, मतलब कहने क्या हुआ कि ये जो सिल्वर है और ये जो सिल्वर है दोनों ही सेम इलेक्ट्रोड के लिए गए हैं और जो सोल्यूशन लिया गया है वो AgNO3 का है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सेल बनाएं तो ये सेल है, ये भी सिल्वर है और ये भी सिल्वर है, ठीक है। इनको ले जाकर के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे से Ag अंदर आएंगे और यहीं से Ag निकल करके इस पर जाएंगे। जब हम सेम मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में वही मेटल ऑक्सीडाइज होता है और वही रिड्यूस होता है। जनरली ऐसे मेटल हम हाइड्रोजन से नीचे वाले को कंसीडर करते हैं, क्लियर, उन्हीं का ऑक्सीडेशन और उन्हीं का रिडक्शन। तो Ag जाएगा Ag आयन में और यही Ag आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो जो कंसंट्रेशन सिल्वर आयन का यहाँ होगा वही कंसंट्रेशन यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि जितना Ag आयन सोल्यूशन में आएगा उतना ही Ag आयन निकल के इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ देखें, अगर इस पर कैटायन डिपॉजिट हो रहा है तो ये कैथोड हुआ और ये क्या हुआ, एनोड हुए। और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेकर के चल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का, इसका कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे जरा हम लोग आए भैया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर सवाल लिखा है, उधर हमें चमक रहा भैया, पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द केस ऑफ गैसियस होमोजीनियस रिएक्शन, आप यहाँ पढ़िए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाई, एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो ये कंसंट्रेशन ही तो है बेटा, और कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए गैस का आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, PV = nRT, जहाँ पर n/V एक तरफ कर लीजिए, P/RT दूसरे तरफ हो जाएगा। इसी n/V को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। यही हो जाएगा P/RT के। कोई दिक्कत? तो इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, P/RT के। अगले क्वेश्चन में, तीसरे में आ जाए भैया। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NH3, सामने रिएक्शन है, N2 और थ्राइस ऑफ H2 में जा रहे हैं। कह रहे हैं बताइए इसके Kp का यूनिट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसका Kp निकालोगे तो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका प्रेशर का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर, इनका हो जाएगा एटमॉस्फेयर का क्यूब, इनका हो जाएगा एटमॉस्फेयर का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर का पावर 4
अपॉन एटमॉस्फेयर का पावर 2, यह हो जाएगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। कोई नई बात यहाँ नहीं करी जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। अब जरा ध्यान दें, सबको ये बात पता है कि Kp इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा n के। ठीक है, फार्मूला पढ़ते हैं PV इक्वल टू nRT के। तो अगर हम RT निकालें तो क्या हो जाएगा? PV अपान n के। और यहाँ पर जो n हम लेंगे ये इक्विलिब्रियम के मोल्स होंगे, और इक्विलिब्रियम के जो मोल्स होंगे उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सबके मोल्स जोड़ दिए जाते हैं, यानी कह सकते हैं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा रिलेशन होगा Kp और Kc के बीच का, ये होगा PV अपान सिग्मा होल n एट इक्विलिब्रियम का पावर डेल्टा n। डेल्टा n इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंस है। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। पहले तो आप जान लें कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। तो कप्पा इक्वल टू G इंटू L अपान ए के। पहली बात, G को हम लिख सकते हैं 1 अपान R, ये हो जाएगा L अपान ए। यहीं पर 1 अपान R का यूनिट होगा ओम इनवर्स, और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चेक कर लीजिए इसमें कौन सी यूनिट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पर चलिए, छठवां नंबर सवाल। छठवें नंबर सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ द ई नॉट ऑफ द सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज निगेटिव वैल्यू। कह रहे हैं कि किसी भी सेल का अगर ई नॉट कैसा हो? निगेटिव हो। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए फॉर ई नॉट निगेटिव कौन सा कंडीशन इसमें से सही होगा? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट एंड K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले तो आप जान लें कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू होता माइनस RT नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्पष्ट। याद रखें, अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन 0 होगा, 0 के बल्कि मोर देन 1 कह सकते हैं, अगर 1 से ज़्यादा होगा, देन डेल्टा G नॉट की वैल्यू तब क्या होगी भैया? तब ये हो जाएगी निगेटिव। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगा, देन डेल्टा G नॉट की वैल्यू तब क्या आ जाएगी भैया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ मोर देन 0। ठीक है, ध्यान दें, डेल्टा G नॉट की वैल्यू मोर देन 0 कब होगा? डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट के। तो अगर हम डेल्टा G नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, यहां पर देखें, इफ डेल्टा G नॉट मोर देन 0 देन E नॉट ऑफ द सेल विल भी क्या होगा? निगेटिव। और अगर डेल्टा G नॉट की वैल्यू लेस देन 0
then E naught of the cell will be पॉजिटिव। क्लियर बात। तो हमें E naught की वैल्यू निगेटिव चाहिए। E naught की वैल्यू निगेटिव होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन होना चाहिए 1 और इसके डेल्टा G naught की वैल्यू मोर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट हुई बातें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं, 7वें सवाल पर। कह रहे हैं आयनिक मोबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयन इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज तो आप ये जान लें कि आयनिक मोबिलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। ठीक है। और हाइड्रेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइज के। जिसका साइज जितने छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतने ज़्यादा होगा और जितने ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उसके हाइड्रेट आयन की साइज उतने ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखें लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और रुबिडियम आयन, तो ये है साइज ऑफ आयंस। अगर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन आप देखें, ये तो साइज बढ़ रहा है, तो अगर आप हाइड्रेशन कराओगे तो इसकी साइज सबसे छोटी है, तो इसके ऊपर जो वाटर की लेयरिंग होगी सबसे ज़्यादा निकल करके आएगा भैया। और यहीं पर अगर आप रुबिडियम को देखें तो इसका जो हाइड्रेशन होगा बहुत हल्का होगा। क्लियर बात। और इसका देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो अगर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की साइज देखेंगे तो लिथियम का सबसे बड़ा आएगा, सोडियम का उससे छोटा आएगा, पोटेशियम का उससे छोटा आएगा और रुबिडियम का सबसे छोटा निकल करके आएगा बेटा इसमें। क्लियर बात। तो अब इसमें अगर आप देखें तो कह रहे साहब आयनिक मोबिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयंस इज लोवेस्ट, किसका सबसे कम होगा, तो जिसके हाइड्रेटेड आयन की साइज सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा साइज हाइड्रेटेड आयन किसकी बन के आ रही है, लिथियम की। तो जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी हाइड्रेटेड आयन की, उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 8वें सवाल पर। कह रहे हैं कि फाइंड द चार्ज इन कूलाम्ब on 1 gram ion of nitride ion। 1 gram ion of nitride ion, 1 ग्राम आयन का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ आयन, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है। फार्मूला पढ़ते हैं Q इक्वल टू N इंटू एक्स इंटू एफ के, या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि Q अपान एफ इक्वल टू N इंटू एक्स के। तो अगर हम चार्ज निकालें तो ये हो जाएगा मोल ऑफ आयन 1, चार्ज इसके खोपड़ी पर कितना है 3, और ये हो जाएगा 96,500, ये पूरे हो गया क्या, कूलाम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो ये निकल करके आएगा 2.89 इंटू 10⁵ कूलाम। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी विज्ञान नहीं लगना है, सिंपल गणित लगना है। इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगी। सब आसान आसान सवाल है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 9 नंबर। कह रहे हैं ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट इन सीरीज। ठीक है। 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का जो वेट है 0.635
5 ग्राम, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है। देन द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी, तो वेट ऑफ सिल्वर हमसे पूछा जा रहा है। सबको ये बात पता है कि करंट का जो इक्विवेलेंट होता है Q अपान F इक्वल टू, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल के जो डिपॉजिट होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट के। तो ये Q अपान F तो सबके लिए बराबर होगा। तो अगर हम फैराडे का दूसरा नियम देखें तो दूसरा नियम क्या कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट प्रत्येक इलेक्ट्रोड के कांस्टेंट होते हैं। ये हो जाएगा W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान क्या हो जाएगा E2 के, या आप ऐसे कह सकते हैं कि W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 के। ये जो W1 है ये सिल्वर का है और ये हो गया कॉपर का। ऐसे ही ये हो जाएगा सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाएगा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। अब जरा बताइए हमें वेट किसका हमसे पूछ रहे हैं, सिल्वर का। कॉपर का हमें दिए हैं 0.635। यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा 108 अपान 1। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपान आयन के ऊपर उपस्थित चार्ज, वही कहलाता है एन फैक्टर, उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं बेटा। क्लियर? और यहाँ हो जाएगा कॉपर का 63.5/2। क्लियर? तो हो जाएगा 2 × 108 अपान 63.5। तो यहाँ से जब आप वेट निकालोगे तो वेट देखिए कितना निकल कर क्या आ रहा होगा, 2.16 ग्राम। ये आंसर निकल कर के आ रहा होगा। चेक कर लीजिएगा, सब कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं पहले से, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 10वां सवाल कह रहे हैं 1 लीटर ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड आफ्टर पासिंग 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज पास करने के बाद कह रहे हैं मोलरिटी ऑफ द कॉपर सल्फेट विल बी। हमने आपको पढ़ाते समय बेटा क्लास में इस बात को बताया था कि कभी भी किसी भी आयन का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद कितना कंसंट्रेशन बच रहा है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का निकालने के लिए फार्मूला लिखे थे, बताए थे। इनिशियल मोल अपान डिपॉजिटेड मोल अपान वॉल्यूम किस में लेके चलते थे आप, लीटर में, और मोल कितना डिपॉजिट होगा Ni माइनस Q अपान F इंटू एक्स के होता था, अपान वॉल्यूम आप लीटर में लेते थे। ये कंसंट्रेशन होता था बचे हुए आयन का। क्लियर? जरा बताइए यहाँ पर इनिशियल मोल कितना हम लेकर के चल रहे हैं कॉपर सल्फेट का, 1 मोलर यानी 1 मोल माइनस ये हो जाएगा Q अपान कितना फैराडे भैया, Q की जगह हो जाएगा 1 फैराडे, ये हो जाएगा F अपान F इंटू क्यूप्रिक आयन पर चार्ज कितना है 2, ठीक है, अपान वॉल्यूम कितना है, जरा बताइए वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर। अब F से F आप काट दीजिए तो 1 माइनस हाफ अपान 1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ मोलर, या कह सकते हैं 0.5 मोलर। तो इसमें देखिए ढूंढिए हाफ मोलर या m/2, आंसर इसमें कोई मैच कर रहा है? यस सर, सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा, आपके सामने है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन का आयन, रिमेनिंग आयन का कंसंट्रेशन। अगला सवाल 11वां क्वेश्चन कह रहे फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमें दे दिया गया है। रिएक्शन क्या है भैया, 4A + 5B, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 4P + 6Q में। सवाल में पूछ क्या रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछ रहे हैं।
तो जब आप इसका Kc निकालोगे तो होगा P के कंसंट्रेशन का पावर 4, Q के कंसंट्रेशन का पावर 6 अपान A के कंसंट्रेशन का पावर 4 और B के कंसंट्रेशन का पावर 5। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, यह है कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन का पावर 4 + 6 हो गया अपान कंसंट्रेशन का पावर 4 + 5 हो गया, तो हो गया 6 4 10 और ये हो गया 5 4 9, यानी हो जाएगा कंसंट्रेशन का पावर 1, यानी कह सकते हैं मोल अपान लीटर, यही तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, या कह सकते हैं मोल पर लीटर। इसमें ढूंढिए यूनिट कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12वें सवाल पे आ जाएं भाई। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, रिएक्शन आपके आंख के सामने है, ये है N2 और ये है O2, ये बना रहे हैं NO। ठीक है, ध्यान से आप देखें, यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर पूछे गए हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो टेम्परेचर होता है, यूनिट या कह सकते हैं स्यूडो यूनिट होता है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन होता है, या चेंज इन स्टोकियोमेट्री होती है। तो इनको अगर आप हटा दें तो मुख्य रूप से जो फैक्टर हमारा है वो टेम्परेचर का फैक्टर है बेटा, टेम्परेचर का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर। 13 नंबर सवाल पे आइए। कह रहे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन 2HI, ये है 2HI, ये जा रहे हैं H2 और I2 में। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इज, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2.85 और एट 698 यानी कि 298 केल्विन पर इतना है और 698 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रहे हैं बेटा, ये कितना दे रहे हैं इसका 1.4 × 10⁻⁻²। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट इम्प्लाइज दैट, ये हमें बता क्या रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब टेम्परेचर कम था, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.85 था। जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.85 से क्या हो गया, घट गया। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके चल रहा है, टेम्परेचर के। और ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनका डेल्टा H क्या होता है, निगेटिव होता है। और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से आप जान लें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो HI है रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है भैया, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी है रिलेटिवली प्रोडक्ट से क्या है, कम है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, उल्टा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली प्रोडक्ट से कम है। इसमें ढूंढिए कहीं HI की स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम दिया जा रहा है, यस, HI इज रिलेटिवली लेस स्टेबल देन H2 एंड
I2। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सी। 14 नंबर सवाल पे आ जाएं बेटा। कह रहे हैं अमोनियम पर क्लोरेट, ठीक है, यूज्ड इन द सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के रूप में अमोनियम पर क्लोरेट का इस्तेमाल होता है। इन द बूस्टर रॉकेट ऑन द स्पेस शटल, रॉकेट में ये बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट से इसको बनाया जाता है। व्हिच इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हॉट stirred solution of sodium chloride. How many Faradays are required to produce 1 kilogram of sodium per chlorate? तो कितना चार्ज इसमें लगेगा? कहने साहब हाउ मेनी Faraday आर रिक्वायर्ड, यानी Faraday के रूप में आपको बताना है। अब जरा ध्यान दें, जो रिएक्शन दिया गया है NaCl का रिएक्शन करा रहे हैं, बना ये NaClO4 और प्लस साथ में H2, ठीक है। सबको ये बात पता है कि Q इक्वल टू होता है, या ऐसे आप कह सकते हैं कि Q अपान F इक्वल टू होता है वेट अपान क्या, इक्विवेलेंट वेट के, यही होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू X के, X इज द N फैक्टर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू हो जाएगा, जैसे अगर आप इसको ऐसे ले लें, Q वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट डॉट X, और डॉट क्या हो जाएगा F, इसी को हम लोग Q इक्वल टू N इंटू X इंटू F से कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेट कितना लिया गया भैया? 1000 किलोग्राम। इनका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे किसका? NaClO4 का, तो मॉलिक्यूलर वेट होगा NaClO4 का, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 35.5 और 16 चौक को 64, ये हो जाएगा 0.5, 5, 3, 8, 4, 12, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12, 122.5 इंटू X होगा। अब यहाँ पर लड़ाई असली जो है वो X की है। X मतलब N फैक्टर, N फैक्टर जरा यहाँ देखना +7 है, और ये कन्वर्ट होकर के जा किस में रहा है? -1 में। तो अगर आप ये देखें +7 से -1 में जा रहा है, तो N फैक्टर दैट इज कॉल्ड X कितना निकल के आ जाएगा? 8 का चेंज हो रहा है, तो इंटू हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा फैराडे। क्लियर? इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो निकल करके आ जाएगा भैया ये 65.3 फैराडे। चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आ रहा होगा। चेक करिए इसमें आंसर कौन सा हो रहा है, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया, 15 नंबर सवाल पर। 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या बताना भैया? इसमें EMF बताना है। किसका बताना है? ये जो H2 है HCl में इसको रखा गया है और ये फिर H2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर बात? तो जरा यहाँ ध्यान से देख लें बेटा, ये हो जाएगा H2, इसको प्लेटिनम पर लगाए हैं ना, इसे प्लेटिनम पे एडजॉर्ब कराए हैं, ये जा रहा है HCl में, ठीक है, और यही HCl से फिर जा रहा H2PT में एडजॉर्ब हो रहा है। जब दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो इसीलिए इसको कॉमन ले लिया गया है और इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है बेटा, PT H2 HCl और PT H2। क्लियर? अब इस रिएक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करें तो ये जो H2 है ये इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इधर ये बीच में देखिए साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है,
इधर एनोड है और इस तरफ क्या है, ये कैथोड है। तो ये H2 जा रहे हैं ट्वाइस ऑफ H+ में 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस किए। इसका प्रेशर हम मान ले रहे हैं P1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यही ट्वाइस ऑफ H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये जा रहे हैं H2 में, इसका प्रेशर क्या हो जा रहा है, P2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, कैंसिल, H क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सीधे जो H2 है जिसका प्रेशर P1 है, ये जा रहा है H2 जिसका प्रेशर P2 है। अब यहाँ पर जब आप फार्मूला निकालेंगे तो E ऑफ द सेल इक्वल टू होगा E0 माइनस 0.059 अपान N log KQ होगा। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर कह रहे कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली चीज़ तो आप जान लें कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया माइनस 0.059 अपान 2, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा P2 अपान कितना हो जाएगा, P1। जरा बताइए P2 हमें कितना दिया गया है, 10 एटमॉस्फेयर, और P1 कितना दिया गया है, 2 एटमॉस्फेयर। तो हो जाएगा माइनस 0.059 अपान 2, ये हो गया log 10/2, काट दीजिए, ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस 0.059 अपान 2, ये हो जाएगा log 5। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, तो ये हो जाएगा माइनस 0.059, इसको 2 से ज़रा भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 0.0, 2 दूना 4, 2 नवा 18, ठीक है, 2 दूना 4, 19, 2 नवा 18, ठीक है, इंटू हो जाएगा 0.7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0.0206 माइनस 0.0206 वोल्ट निकल करके आएगा। आप चेक कर लीजिए, पहला आंसर करेक्ट हो रहा होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर सवाल देख लें ध्यान से, पूरा बिल्कुल आसान सवाल है, आपके सामने है, कोई इसमें नया गाना नहीं गाया गया है। अगर आप इसको 1 लेते तो यहाँ पावर हाफ हो जाता, तब पावर हाफ आप फिर वो कटते, वही निकल करके आता। अगला सवाल जरा देखिए भाई, 16th नंबर क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट द pH ऑफ द हाफ सेल, ठीक है, हाफ सेल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन दिया गया है भैया, ये जरा सब सोल्यूशन देख लें भाई, कितना दिया गया है यहाँ, ये है PtH2 1 एटमॉस्फेयर, और ये जा रहे हैं H+ HCl में। जरा बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। याद कर लें या डायरेक्ट कि E ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0.059 इंटू किसके होता है, pH के, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए होता है, और यहीं पर E ऑफ रिडक्शन होता है माइनस 0.059 इंटू pH के। दोनों हम क्लास में पढ़ाते समय पूरा इसको डेराइव करे थे कि कहाँ से फार्मूला निकल करके आता है। जहाँ पर ये पढ़ाया गया, आप बुकलेट में देखिएगा, वहाँ पर सब कुछ बेटा एकदम मेंशन्ड है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसी फार्मूले को बाहर करना है, हमें pH निकालना है। तो हो जाएगा E ऑफ ऑक्सीडेशन अपान 0.059। E ऑफ ऑक्सीडेशन इसका कितना दिया गया भैया, 0.236 वोल्ट। तो ये है 0.236 वोल्ट अपान 0.059, ठीक है, 6 चौक को 24। ये pH कितना आ जाएगा, सीधे 4। आंसर चेक करिए, इसमें देखिए pH 4 निकल करके आ रहा होगा। अक्सर pH दे दिया जाता है, E0 पूछा जाता है या E पूछा जाता है। हमने क्या किया, यहाँ E दे करके आपसे सोल्यूशन का pH पूछ लिया है, तो इसमें कोई नया कहानी नहीं गढ़ी गई है। 17th नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल। कौन सा सेल पोटेंशियल भैया, हाफ सेल पोटेंशियल। कितने टेम्परेचर पर,
298 केल्विन पर फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे दिया गया है यहाँ पर। रिएक्शन कहाँ है भैया, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। ये लो, इसका रंग ऐसा दे दिए हैं कि हो सकता आप लोगों को भी न दिख रहा हो। चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बेटा किस में जा रहा है, जिंक में। ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका कितना दे दिए हैं, 0.1 मोलर। ठीक है, और इसका E0 कितना दे दे रहे हैं, -0.76 वोल्ट दे रहे हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है लल्ला, हमसे पूछा जा रहा है इसका, कहाँ गया, हाफ सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन हाफ सेल निकाला जाएगा। तो E इक्वल टू होगा E0 -0.059 अपान n log, ये हो जाएगा KQK। जब इसका आप रिएक्शन कॉशिएंट निकालोगे तो होगा जिंक का कंसंट्रेशन अपान जिंक के कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दे रहे हैं। ये तो है सॉलिड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 अपान हो जाएगा जिंक आयन का कंसंट्रेशन। तो यहीं पर E0 की वैल्यू दी गई कितनी भैया, -0.76 वोल्ट -0.059 अपान log हो जाए अपान 2, ये हो जाएगा log 1 अपान कितना कंसंट्रेशन दिया गया है, 0.1। स्पष्ट, 10 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 10, ये हो जाएगा सीधे सीधे 1, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे सीधे उठा करके। तो जब हम E निकालेंगे तो -0.76, ये हो जाएगा -0.029 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसमें 6, 3, 9 कितना निकल कर के आ रहा है, 7, 2, 9, ये हो जाएगा 6, 2, 8, 1, 9, तो निकल करके आ जाएगा बेटा 0.79 वोल्ट के करीब लगभग आएगा इसका E निकल करके आएगा। क्लियर, भागते लेना, इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 0.0639, 0.029 आप इसमें उठा करके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, निकल करके 6, 2, 8, 7, और इसको जब आप जोड़ेंगे इधर तो 8 को आप 9 मान ले रहे हैं सीधे, तो इतना वोल्ट निकल करके आंसर आ जाएगा। इसमें चेक कर लीजिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। इसमें ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर चलिए। सवाल अगला कौन सा है, 18 नंबर, कह रहे पार्शियल प्रेशर ऑफ इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको दे दिया गया भैया, ये है Ag2O 4Ag सॉलिड, O2 गैस में जा रहे हैं ये। क्लियर, ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड लिखा ही है, ये गैस है। तो अगर आप इनका Kp निकालोगे तो सीधे होगा पार्शियल प्रेशर आप किसके आएगा, O2 के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो सीधे कह सकते हैं आप पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, Kp के। रूट Kp के बराबर नहीं, सिर्फ Kp के, Kp स्क्वायर के बराबर भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। आसान सवाल था। 19 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, कह रहे फॉर द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है यह है ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2, यह है ट्वाइस ऑफ SO3। यहाँ पर अगर आप डेल्टा N निकालेंगे तो 2 और 1 ये 3 है, 2 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1। सबको ये बात पता है कि Kp इक्वल टू Kc RT का पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा Kc अपान सीधे क्या हो जाएगा, RT के। तो देखिए जरा इसमें Kc अपान RT, यही तो आंसर करेक्ट हो रहा है।
था ही नहीं कुछ इस सवाल में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 20वें सवाल पर। कह रहे हैं फॉर द गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन है ये XA, अब यहीं ऊपर ही दे दिया जा रहा है, यह XA YB IC MD में जा रहे हैं ये, ठीक है। कह रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc आर रिलेटेड एज, तो Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc RT का पावर डेल्टा n। अगर आप इसका डेल्टा n निकालोगे बच्चा तो प्रोडक्ट का I प्लस m माइनस x प्लस y, ये वैल्यू उठा करके हमें यहाँ पुट करना है। तो सीधे Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc RT का पावर I प्लस m माइनस x प्लस y। चेक करिए इसमें कहीं मैच कर रहा है, यस, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर। 21 नंबर सवाल देखें। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, ये तो 21 नंबर सवाल तो यहीं से सॉल्व होगा, अब इतना सारा इसमें लिखा है तो हम लिखेंगे भी नहीं, ध्यान दें। कह रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिडक्शन हो रहा है बेटा, तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल और ये है रिडक्शन पोटेंशियल। किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इस रिएक्टेंट का, क्योंकि हम रिएक्शन इस तरफ चल रहे हैं ना, तो जब इस तरफ चलेंगे तो F2 को देखा जाएगा, अगर हम उल्टा चलेंगे तब फ्लोराइड आयन का देखा जाएगा या ब्रोमाइड आयन का देखा जाएगा। हम सीधा कब चलेंगे, जब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, E0 ऑफ रिडक्शन के, या कह सकते हैं SRP के। और रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ अगर निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा E0 ऑफ ऑक्सीडेशन के, या कह सकते हैं SOP के। अब सवाल में देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। आप चारों में देखें सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 2.85। तो यानी कि F2 जो होगा, F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में जरा देखें, ऑक्सीडेशन देखना होगा। अब आप उल्टा चलिए, इधर से इधर चलिए, तो जब आप इधर से इधर चलेंगे तो अब जो जितने साइन पॉजिटिव हैं सब क्या हो जाएंगे, माइनस। क्लियर बात। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसका SRP सबसे ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका SRP सबसे कम होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे कम SRP किसका है, देखिए इसमें उठा करके, इनका है। तो जब आप इधर उल्टा ऐसे चलोगे तो SOP इसका क्या होगा, माइनस 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 माइनस। तो माइनस साइन जब आप लगाओगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निकल करके आएगी। और जब भी हम रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे तो हमेशा एनायन का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे तो हमेशा उसके हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन और एनायन में अंतर। तो जब आप इधर चलोगे, अब उल्टा साइड चल रहे हो ना, अब आप इसका ऑक्सीडेशन देख रहे हो, तो जो I माइनस है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू मिनिमम SRP, या कह सकते हैं E0 ऑफ रिडक्शन, या कह सकते हैं मैक्सिमम SOP, या कह सकते हैं E0 ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसे आप इसका भी रीजन दे सकते हैं। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू मैक्सिमम SRP, या कह सकते हैं मिनिमम
SOP। सबका रीजन अलग अलग है भैया। तो यहाँ पर F2 है और ये आयोडाइड आयन है, आपके सामने है दोनों। इसमें ढूंढ लीजिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई। आंसर इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा, ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल पे आ जाएं, 22 नंबर पे कह रहे हैं फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिवन बिलो। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे दिया गया है। किसका किसका दे दिया गया है? H2SO4 का दिया गया है, K2SO4 का दिया गया है, पोटेशियम एसीटेट का दिया गया है, और दे दिया गया है, हमसे किसका पूछ रहे हैं? एसिटिक एसिड का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, हम मोलर कंडक्टिविटी अगर एसिटिक एसिड का निकालेंगे तो होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H आयन और प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। अब हमें H आयन तो दिया नहीं है, तो H आयन लेने के लिए हम क्या करेंगे? H2SO4 को पकड़ेंगे। तो जब आप H2SO4 को पकड़ेंगे, या बल्कि हम पहले एसीटेट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये होगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन और प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, हमें एसीटेट आयन लेना था। एसीटेट आयन कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट प्लस, अब हमें H2SO4 पूरा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से हमें 2 H आयन मिल जाएगा, हमें 1 H आयन चाहिए। तो यहाँ रखना होगा हाफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4। ध्यान दें, अब हम एक्स्ट्रा क्या क्या ले लिए हैं? ये आधा मोल सल्फेट आयन और 1 मोल पोटेशियम आयन। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या? इनके कंडक्टेंस को माइनस करेंगे, हटाएंगे। तो पोटेशियम आयन को हटाएंगे और HSO4 को, या कह सकते हैं सल्फेट को हम हटाएंगे यहाँ से। तो अब जरा बताइए, इसके लिए हमें पोटेशियम सल्फेट दिया गया, तो हम क्या करेंगे? माइनस हाफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4। अब अगर आप यहाँ देखें तो 2 से 2 कटा, तो 1 मोल पोटेशियम हटा और आधा मोल सल्फेट। यहाँ पर हम आधा मोल सल्फेट ही तो एक्स्ट्रा लिए हैं और 1 H आयन लिए हैं। अगर 2 से काट दोगे तो 1 H आयन मिला है। अब जरा यहाँ देखिए वैल्यूज़ क्या निकल कर के आएगी। इसकी वैल्यू हमें दिया गया है Z प्लस H2SO4 का दिया गया है हाफ X माइनस हाफ Y। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? हाफ Y। तो हो जाएगा Z प्लस, तो हो जाएगा, अब दोनों में अगर आप कॉमन ले लें तो x माइनस वाई अपान क्या हो जाएगा? 2K। इसमें चेक कर लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का ये आंसर निकल करके आ रहा होगा। इसमें चेक कर लीजिए, हम थोड़ा किनारे हट जा रहे हैं, सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लें। इसमें ढूंढिए, इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, पहला आंसर मैच कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं बेटा, 23 नंबर सवाल। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। ध्यान दें, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं बेटा, इनका जो E0 ऑफ द सेल होता है ये 1.1 वोल्ट होता है, जो डैनियल सेल हम लोग पढ़ते हैं। जब आप इनको एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ेंगे, ठीक है, तो अगर E ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू E0 ऑफ द सेल के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि सेल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर E एक्सटर्नल जो आप बाहर से लगाते हैं,
अगर इसकी वैल्यू कम है ई नॉट ऑफ द सेल्स यानी इससे, तो एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी सेल से आप एनर्जी ले रहे होंगे, सेल वर्क कर रहा होगा, सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, सेल से आप करंट ले रहे होंगे, ठीक है। और अगर ई ऑफ एक्सटर्नल की वैल्यू ई नॉट ऑफ द सेल से ज़्यादा होगी तो अब ये एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मतलब यहाँ पर सेल डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पर सेल क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया, कह रहे साहब बताइए किस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क कर रहा होगा। तो ये वही कंडीशन है, यही कंडीशन है जिसमें ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कार्य कर रहा होगा। तो इसमें ढूंढिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, यस सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन कौन इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के यूज होने वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना करके ही करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना करके ही करते हैं। जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी को छल्ला निशानी देना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला एग्जाम्पल याद आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर वही आवे वही जाए वाला कहानी था, याद है। तो ये सब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाले केस में, तो हम ये सब बातें इसलिए आपको याद दिला दे रहे हैं जुमले, क्योंकि जब क्लास पढ़ाया जा रहा था तो क्लास पढ़ाते समय आपको ये सब कहानियाँ सुनाई गई थी ताकि आपको याद रहे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में आप जाइएगा, वहाँ देखिएगा आराम से, अगर नहीं समझ में आएगा फिर हमारे पास आई, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। इसमें दोनों के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हम इस्तेमाल करते हैं, बोथ इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा। आइए 25 नंबर 25वें सवाल पर हम लोग उतरते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये है H2SO4, एक्वस है तो साथ में पानी भी होगा बेटा। इसको आप तोड़ दीजिए, H+ में टूटा, सल्फेट आयन में टूटे, ये भी टूटेगा H+ में और OH आयन में। ये सब आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। अब यहाँ देखना, ये कैटायन है तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर। किस रूप में जाएगा, H2 के रूप में। और इन दोनों एनायन में कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों H आयन ही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सल्फेट और OH आयन में, तो जिसका SOP ज़्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। SOP उसका ज़्यादा होता है जिसका स्थान सीरीज में ऊपर होता है। तो OH आयन ये ऊपर भैया, तो OH आयन क्या जाएगा, O2 के रूप में। ये कहाँ जाएगा बच्चों, एनोड पर। हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, H2 इज इवॉल्व एट कैथोड, तो ये तो सही है। कह रहे NH2 इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। NH2 नहीं, अमोनिया होना चाहिए, हालांकि अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता इसमें। Cl2 इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, गलत, Cl2 की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। O2 इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, जबकि O2 कहाँ निकल रहा है, एनोड पर। तो इसमें तीनों गलत हैं, खाली आंसर कौन सा करेक्ट होगा बेटा, फर्स्ट। 26 नंबर सवाल में आ जाए बेटा, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कर साहब बताए इसमें इलेक्ट्रिक करंट का कौन कंडक्टर होगा। तो ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रांग एसिड, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन होता है। क्यों, क्योंकि वो ही टूट करके आयंस जनरेट करता है और आयंस ही चार्ज को कंडक्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड पर ले जाते हैं चार्ज। क्लियर। तो अब अगर इन दोनों में आप देखें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। जाहिर सी बात है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होगा। तो आंसर इसमें करेक्ट कौन सा होगा बेटा, सेकंड आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, 27 नंबर सवाल पे
कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं भैया जरा पढ़िए इसको, बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहे हैं द प्रेशर, सामने आपके लिखा, पढ़िए उसको, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0, ठीक है, इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। अब जरा ध्यान दें इधर, यहां पर अगर आप देखें तो कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर वो बात कर रहे हैं, इसका वो आपसे कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। पहले तो आप जान लें कि अगर हमें मेंशन नहीं किया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम कौन सा पोटेंशियल मानकर चलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल मान करके चलेंगे। तो ये है भैया H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किस में जा रहे हैं? ये जा रहे हैं H2 में। स्पष्ट? यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आप इसका KQ निकालोगे तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपान हो जाएगा H आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जब आप इसमें फार्मूला अप्लाई करोगे तो E ऑफ द सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपान N log ये होता है KQ के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे साहब द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या? 0। तो हम इसको 0 कर दे रहे हैं। और याद रखें हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही 0 होता है। तो भैया 0 हो गया, माइनस 0.059 अपान N के जगह पर हम कितना रख देंगे? 2। ये हो जाएगा log पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपान H आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू हम ले करके यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पर H आयन का कंसंट्रेशन हम रखेंगे कितना? अब देखिए हमें H आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया है, एसिड देता तो हम रख लेते H आयन का कंसंट्रेशन। उन्होंने एसिड ना दे करके हमें क्या दे दिया है? प्योर वाटर। और प्योर वाटर में H आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 टू द पावर -7 मोलर। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्पष्ट ही बातें? देखिए इसी को तो हम ले आकर के यहाँ पुट कर रहे हैं KQ के स्थान पर, और ये वैल्यू यहाँ देखिए रखा गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 माइनस 0.029। 2 से जब आप भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 2 पंचे 0.0295 ऐसे रखा जाएगा, लेकिन हम 9 तक ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा log प्रेशर ऑफ H2 अपान 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। इसको हम इस तरफ ले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा log प्रेशर ऑफ H2 अपान 10 की पावर -14 बेस 10 इक्वल टू, अभी तो हो गया माइनस, सीधे सीधे हम इसको सीधे ऐसे लिख दे रहे हैं, सिर्फ माइनस लगा दे रहे हैं। तो ये जाएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 अपान 0.0295, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सीधे हो गया प्रेशर ऑफ H2 अपान 10 की पावर -14 इक्वल टू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो अगर 1 निकल करके आया तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा 10 की पावर -14 एटमॉस्फियर। ढूंढिए इसमें 10 की पावर -14 कहाँ है? ये पहला आंसर। इस क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिएगा बेटा, आप इसको गोला बना लीजिएगा, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप फंस सकते हैं, कारण क्योंकि इसमें एसिड का कंसंट्रेशन दिया नहीं है और सिंपल यहाँ देखिए क्या बोल दिया धीरे से, प्योर वाटर। अब बच्चे का दिमाग ही नहीं काम करता कि प्योर वाटर में हम क्या करें। आप कहोगे इसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया तो इसका हम पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते हैं, जबकि आयन तो मौजूद है ना। पानी का H आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -7। देखिए वही तो स्क्वायर हमने यहाँ पर ले आकर के किया। क्लियर? 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाएं, 28वें सवाल में। 28 नंबर क्वेश्चन अगले पेज पे हम आते हैं। कह रहे हैं द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, ठीक है, इज फाउंड टू बी 1.86
इंटू 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड दैट ऑफ वाटर इज 6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी। अब जरा ध्यान दें, हमने आपको फार्मूला बताया था कि लैम्डा m इक्वल टू 1000 कप्पा अपान किसके होता था, मोलरिटी के। अगर हम इसी मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी मान लें सैचुरेटेड सोल्यूशन में, अगर हम देखें तो उस केस में अगर हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की बात करें तो यही लैम्डा m ना होकर के लैम्डा m नॉट हो जाता है। स्पष्ट? हमसे क्या पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि ये जो लैम्डा m नॉट दिया है AgCl का, ध्यान दीजिएगा, ये तो लैम्डा m नॉट यहाँ पर दे दिया गया 180, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा हमें निकालना, ये होगा सॉल्युबिलिटी। अब सवाल उठता है भाई कप्पा कितना होगा, तो कप्पा अगर AgCl का ही सिर्फ दिया गया होता तब तो काम बन जाता। हमको क्या दिए हैं, जिस सोल्यूशन में AgCl है उसी सोल्यूशन में पानी भी घुसेड़े पड़े हैं। वो कह रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl इज फाउंड टू बी इतना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लैम्डा m ऑफ AgCl सोल्यूशन। ठीक है, AgCl सोल्यूशन का कप्पा, एक कप्पा है AgCl सोल्यूशन का। ठीक है, यानी जो सोल्यूशन बना है उसमें AgCl है और प्लस क्या है, वाटर है, तभी तो आप इसको AgCl सोल्यूशन बोल रहे हो। हमको किसका चाहिए, AgCl का। तो AgCl का सोल्यूशन में से हम क्या करेंगे, जो पानी उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पानी का कप्पा कितना दिया गया है, ये देखिए आपको यहाँ दे दिया गया है। तो अब जरा यहाँ पे रखिए वैल्यू AgCl का कितना दिए हैं, 1.86 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा -6 इंटू 10 की पावर -8, ये हो जाएगा। अगर आप इसमें से 10 की पावर -6 कॉमन लोगे तो होगा 0.06, 1.86 में से 0.06 घटाओगे तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -6। अब ये हो जाएगा कप्पा, किसका निकल कर क्या आया, AgCl का, AgCl का। क्लियर? और यही ला के वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -6 रख दीजिएगा। उसके बाद फिर शांति से आप इसमें से सॉल्युबिलिटी निकालिएगा। सॉल्युबिलिटी निकल करके आएगा 10 की पावर -5 मोलर। इसमें जो दिमाग लगाने वाला पोर्शन था वो ये है। ये सवाल पुराना जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जेई के सवाल को हमने यहाँ पर लगवा दिया था थोड़ा सा आपका दिमागी चेक करने के लिए भैया, क्योंकि आप पहली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसके पहले भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट दे चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका लेवल अब थोड़ा पहले से हाई ही होगा। क्लियर? सवाल आपके सामने, इस सवाल को भी आप गोला बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर जरा आ जाएं, 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29वें सवाल में जरा पढ़िए भैया क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फॉर प्योर वाटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, दे दिए भैया 10 की पावर 1.9 टू -9। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दिए, तो जो जो दिए गए हैं पहले उसको हम लिखते चलें। अल्फा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -9 दे दिया गया। ठीक है, इतना दे दिया गया। और हमें क्या दिए हैं, लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस और लैम्डा m नॉट ऑफ OH आयन। तो भैया यहाँ पर हमें जो लैम्डा m नॉट दिए हैं H प्लस का, कितना दे दिए हैं बेटा, ये दिए हैं 350। तो हम लैम्डा m नॉट ऑफ H2O भी तो ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस और प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ OH आयन, ये हो जाएगा 350 और
प्लस ये होगा 200, ये आएगा 550। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं बेटा, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए हेंस मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर। फार्मूला पढ़ते हैं अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपान लैम्डा एम नॉट। ठीक है, ये मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा एम अपान लैम्डा एम इनफाइनाइट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दोनों टर्म करेक्ट हैं। अब यहाँ देखिए हमें अल्फा दे दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा हमसे पूछ रहे हैं, लैम्डा एम नॉट हम यहाँ से निकाल लिए 550। तो यहाँ से जब आप लैम्डा एम निकालेंगे तो देखिए कितना निकल कर क्या आ रहा है, 1.045 इंटू 10⁻⁶। आंसर टिक लगा लीजिए, इस पर चेक कर लीजिए, आपके सामने सवाल है, इसमें कहीं कोई दिमागी नहीं लगाना, यही फार्मूला ही तो लगाया जा रहा है। अल्फा दे दिया है, लैम्डा एम नॉट आप जोड़ करके निकाल लिए पानी का। देखिए पानी का लैम्डा एम नॉट डायरेक्ट नहीं दिया है, उसके एच आयन और ओ एच आयन का दे दिया, तो हम जोड़ करके लैम्डा एम नॉट आप वाटर का निकाले, यहाँ रखे, लैम्डा एम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इस क्वेश्चन को भी आप टिक लगा लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई, 30th नंबर सवाल। आवाज कहाँ से आ रहा है बेटा, 30 नंबर सवाल कह रहे हैं फॉर द गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल है आपके सामने, ये गैल्वानिक सेल है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं साहब सेल रिएक्शन इज, सेल का रिएक्शन क्या होगा इसका, हम देखिए लिखने चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, फेरस जा रहा है फेरिक में और फेरस जा रहा है आयरन में। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये एनोड है और ये कैथोड है, तो पहले हम एनोड वाला रिएक्शन लिखें, Fe+2। ठीक है, ये गए Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस किए, और यहाँ पर देखिए फेरस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये आयरन में गए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे बेटा। तो जब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे, देखिए बेटा इधर, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन को जब आप बैलेंस करोगे, क्यों बैलेंस करोगे, ताकि जो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल करके आए सेल रिएक्शन का, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। तो हम ऊपर वाले में क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए जोड़िए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फेरस आयन, और ये फेरस आयन ये हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 मोल फेरस आयन जा रहे हैं, और 2 से यहाँ गुणा करिए, ट्वाइस ऑफ फेरिक आयन, और प्लस ये हो जाएगा आयरन। ये इसका आएगा नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन ढूंढिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन देख लें जरा बेटा। कह रहे द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। क्लियर, कह रहे कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले तो आप ये देख लें जरा कि ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं एनिलीन में। एनिलीन में कब कन्वर्ट होंगे बेटा, जब ये करंट इनमें पास कराया जाएगा, चार्ज इसमें भेजा जाएगा, तो ये रिड्यूस होंगे।
यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का होगा +3। N और O में इलेक्ट्रिसिटी O की ज़्यादा है, N की कम है, तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ और यहाँ में यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस पर जो नेट निकल करके आएगा वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर। और यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड X, दैट इज कॉल्ड N फैक्टर, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3, निकल कितना आ गया -6। यानी कि इसका N फैक्टर जो निकल करके आ रहा है भैया वो 6 निकल करके आ रहा है। जब आप चार्ज पास कराते हैं तो Q = N × X × F, यही तो फार्मूला लगाते हैं ना बेटा। ठीक है। यहाँ पर अगर आप N देखें तो ये होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट × X × F। वेट कितना लिया गया है नाइट्रोबेंजीन का 12.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा नाइट्रोबेंजीन का 123। एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 96,500 कूलाम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5790 कूलाम। ठीक है, इसमें चेक कर लीजिएगा, देखिए कितना निकल करके आ रहा है 5790 कूलाम। इसमें आंसर बी होगा। स्पष्ट। 31 नंबर सवाल में ये आप चेक करके देख लीजिएगा। अगर इतना निकल करके आ रहा है तो द बेस्ट। ओके, अगले सवाल पे जरा आ जाएं। 32 नंबर पर कह रहे इफ 1/3 ऑफ HI decomposes at a particular temperature Kc for this reaction। इस रिएक्शन के लिए Kc कितना होगा? तो ये है ट्वाइस ऑफ HI। ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं भैया ये H2 में और I2 में। अगर आप इनका डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन बेटा 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा ½ मोल, ये बनेगा ½ मोल, ये होगा ½ अल्फा, ½ अल्फा 1 - अल्फा। कितना डिकम्पोजिशन करा रहे हैं बेटा? ये 1/3। इट मीन्स कि अल्फा इक्वल टू निकल करके आएगा 1/3। तो हो जाएगा 1/2 × 1/3, 1/2 × 1/3 और 1 - 1/3। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर H2, I2 और HI की वैल्यू दी गई है। अब यहीं पर अगर आप K निकालें तो होगा H2 के कंसंट्रेशन, I2 का कंसंट्रेशन अपान HI के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, HI के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ देखें तो H2 की वैल्यू कितनी है 1/6 है, 1/6 है, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। क्लियर। अब जरा यहाँ देखना भैया, ये 3 3 हुआ, 2 दूना 6, 4 4 चौक 16, ये निकल करके आ जाएगा बेटा 1/16, 1/16, ये निकल करके आएगा क्या Kc। अब चेक कर लीजिए 1/16 इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है? ये पहला आंसर करेक्ट हो रहा है। देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा है सब? ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं बेटा। 33 नंबर सवाल पर। सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ
अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिए सॉलिड होता है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश बिटवीन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड H2S में। इफ द टोटल प्रेशर इज P एटमॉस्फेयर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp विल बी। तो ये है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता है सॉलिड। टूटे किस में, ये अमोनिया में गए और ये H2S में कन्वर्ट हुए। इसका प्रेशर होगा P, इसका प्रेशर होगा P, ठीक है। तो अगर हम इनका Kp निकालेंगे तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। सबको ये बात पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। अगर हम आपसे कहें कि ये ठोस है, ख़त्म हो गया, ये और ये गैस ही तो बचे हैं ना बेटा, एक मोल ये है, एक मोल ये है, तो अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इनका मोल 1 अपान टोटल मोल 1 + 1 2 इंटू टोटल प्रेशर, तो हो जाएगा कैपिटल P/2। ऐसे ही ये पार्शियल प्रेशर अमोनिया का है और वैसे ही H2S का भी निकल करके आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S ये हो जाएगा 1/2 इंटू कैपिटल P, ये हो जाएगा कैपिटल P/2। क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैपिटल P/2 कैपिटल P/2 गुणा करेंगे तो Kp जो निकल करके आएगा P² कितना आ जाएगा 4। अब इसमें चेक करिए कोई आंसर मैच कर रहा है, यस सी आंसर मैच कर रहा है। क्लियर। 34 नंबर सवाल पर आ जाइए। एक ग्लास बल्ब इज फिल्ड विद NO2 गैस एंड इमर्ज्ड इन एन आइस बाथ, ठीक है, व्हिच बिकम्स कलरलेस आफ्टर सम टाइम। तो ये है गैस NO2, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये था, जब इसको हम आइस बाथ में मर्ज किए तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कंडेंस हो जाता है, डाइमर बना लेते हैं। ये गैस होता है, ये होता है ब्राउन रेड कलर का, और ये गैस होता है कलरलेस। क्लियर बात। तो ये जो NO2 गैस है ये डाइमराइज करके N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर ये NO2 है, जब टेम्परेचर घटता है तो ये डाइमर बना ले रहे हैं, यानी रिएक्शन कहाँ भाग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी टेम्परेचर घटाने पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भाग रहा है। इसका मतलब कि ये प्रोसेस कैसा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्पष्ट। इसमें कुछ पूछ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब बताओ वो कलरलेस गैस कौन सी होगी। तो ये सब इनऑर्गेनिक में आपको आगे बताया जाएगा कि जब NO2 डाइमराइज करता है तो रंगहीन डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में। तो ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल पे आ जाए जरा। सवाल में देखिए क्या करे, ए फ्यूल सेल इन्वॉल्व कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ होगा -10/4, और ये कार्बन कन्वर्ट हो रहा है इस कार्बन में, यहाँ होगा +4। तो अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये होगा 4 -10/4। तो 4 चौक 16 10 26/4, ये प्लस साइन के साथ आ रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। लेकिन हैं कितने कार्बन यहाँ पर, 4। तो जब आप x निकालते हैं तो ये होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, कितना एटम वहाँ मौजूद हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 26/4 इनटू ये हो जाएगा 4, 4 4 कटा, निकल कितना आ गए 26। यानी जो n फैक्टर है यहाँ पर ये निकल के आ गया 26। या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 26। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है
26 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। फार्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई के। अगर ये नाट है तो ये भी नाट होगा। यहाँ पर डेल्टा जी नाट आपको दे दिया गया -2746 किलो जूल है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर यही n है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब हम पढ़ते हैं Q इक्वल टू n इंटू एक्स इंटू एफ, यहाँ पर जो x है ये n फैक्टर है, और ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स है आयन का या जो स्पेसीज डिपॉजिट हो रहा है। तो दोनों में अंतर जान लीजिए। यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस है। ये सब पढ़ाते समय बेटा हम आपको बता चुके हैं। यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 26, F हो जाएगा 96,500, और यहाँ से निकालना है E नाट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा। जो E नाट निकल करके यहाँ आएगा लल्ला, ये होगा 1.09 वोल्ट। इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 36 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं इफ़ ई नॉट ऑफ ई यू प्लस, तो यहाँ से जब हम इक्वेशन बनाएंगे, जो ये ई यू प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके ए यू में जा रहा है, इसका ई हो गया E1। दूसरा देखिए, और E1 दे कितना रहे हैं, 1.69 वोल्ट दे रहे हैं। दूसरा हमारा इक्वेशन ये है, AU 3 इलेक्ट्रॉन ले करके ये जा रहे हैं AU में, इसका E2 दे रहे हैं 1.40 वोल्ट। ठीक है, हमसे पूछ किसका रहे हैं बेटा, AU प्लस से AU प्लस 3 का। ये एक्चुअल में ये है AU प्लस से AU प्लस 3 का हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें देखिए AU प्लस 3 राइट साइड में चाहिए, और यहाँ कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। क्लियर बात? और हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम डायरेक्ट E1 और E2 को जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। हाँ, डेल्टा G को हम जोड़ सकते हैं, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अगर आप डेल्टा G3 तीसरे इक्वेशन का अगर आप निकालें, ठीक है। और हमसे इक्वेशन पूछा कौन सा जा रहा है, ये इक्वेशन पूछा जा रहा है, इधर देखना। AU प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, 2 इलेक्ट्रॉन का है, AU प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जा रहा होगा, AU प्लस 3 में जा रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, लॉस। हमसे इसका E3 पूछा जा रहा है, E3 पूछा जा रहा है। क्लियर? इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो फार्मूला जो निकल करके आता है N3E3 इक्वल टू N1E1 और प्लस N2E2। हम लोग यही फार्मूला लगाते थे। अब देखिए वही काम हम यहाँ करने चल रहे हैं। क्लियर बात? अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा इसको हम और रिड्यूस कर दें और यहाँ ले आते हैं इसको। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं। देखें जरा भैया इधर, इतने में हम इसको निपटाते हैं। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे ही रखते क्योंकि हमें AU प्लस लेफ्ट साइड में चाहिए। तो ये हो गया AU प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के AU में जा रहा है, इसका वैल्यू हो गया E1। ठीक है, इसे हमें पलटना होगा क्योंकि हमें AU प्लस 3 और एक आयन राइट साइड में चाहिए। तो जब इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा AU जा रहा है AU प्लस 3 में, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये हो जाएगा E2। तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। इनको जरा आप जोड़ दें। तो जब आप इनको जोड़ोगे बेटा, इधर देखना, ये AU और AU क्या हो गए, कैंसिल। AU प्लस ये जा रहा है
Au+3 में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक कट जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका E3 हमको निकालना है। फार्मूला हमें लगाना है N3E3 इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो E2 है ये देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ माइनस हो जा रहा है क्योंकि पलट जा रहा है ना बेटा ये। ठीक है, तो अभी हम यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे उठा करके। अब देखना जरा ध्यान से, तीसरे इक्वेशन में जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो हो जाएगा 2 × E3। ठीक है, पहले इक्वेशन में n1 देखिए कितना है, यहाँ पर n1 1 है, 1 × E1 कितना दिया गया पहले का, E1 दिया गया है 1.69 प्लस दूसरे इक्वेशन का n2 कितना है 3 है, और E2 इसका देखिए कितना है 1.40 है, लेकिन साइन क्या लगेगा -1.40। क्लियर बात। तो जब आप यहाँ देखेंगे 3 से आप गुणा करेंगे, 14 × 42 हो जाएगा, ये लगभग 1.7 हो जाएगा, तो होगा 1.7 माइनस 4.2 वोल्ट और अपान हो जाएगा 2, ये होगा E3। तो जब आप यहाँ से E3 निकालोगे तो आएगा -1.255 वोल्ट। सामने आपकी पूरा सवाल है, ये तो क्वेश्चन था, यही हम फार्मूला लगा रहे हैं हर जगह। देखिए वही फार्मूला हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं, ये देखिए वही तो फार्मूला लगना ना बेटा, क्लास में जो हम आपको बताए थे, एज इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथवे। अब ये कैसे निकल कर के आया, आप यहाँ पर वैल्यू उठा करके पुट कर सकते हैं। इधर देखना -N3FE3 इक्वल टू -N1FE1 प्लस -N2FE2। अब अगर आप यहाँ देखें तो सब तरफ माइनस है, यहाँ देखिए माइनस, जब आप खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, F सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा N3E3 इक्वल टू N1E1 और प्लस N2E2। ये इक्वेशन देखिए आपका निकल करके आया है। तो ये कहाँ से आया फार्मूला, ये यहीं से फार्मूला आया है। डेल्टा जी जोड़ा घटाया जा सकता है, क्योंकि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि डायरेक्ट आप एडिशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नहीं कर सकते। हम लोग जोड़ते कब हैं, जब उसको हम लोग मान करके चलते हैं कि इतने % कंसंट्रेशन पर, इतने मोलर कंसंट्रेशन पर ये हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम जब इस टाइप के फार्मूले निकालते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आइए 37 नंबर सवाल पर करें अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है H2O, टूटा H+ में और OH- में। इस रिएक्शन का अगर आप K निकालेंगे, K क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, किसका, वाटर का। ये होगा H+ का कंसंट्रेशन डॉट OH आयन का कंसंट्रेशन अपान H2O का कंसंट्रेशन। क्लियर। अब अगर आप यहाँ देखें तो यही K होगा H+ और OH आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं KW, और H2O का कंसंट्रेशन कितना होता है 55.55। तो अब हम कर क्या सकते हैं भैया, कर ये सकते हैं कि हम अगर निकालें तो KW क्या हो जाएगा 55.55 इंटू ये हो जाएगा KK। दिस इक्वेशन गिव रिलेशन बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये जो KW है ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ
वाटर है, और ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाएं जरा, 38 नंबर पर कह रहे फॉर द रिएक्शन N2O2 ट्वाइस ऑफ NO, ठीक है, एट 300 केल्विन 4 × 10⁻⁻6 Kp फॉर द एबव रिएक्शन विल बी। इसका R दिया गया है भैया, कह रहे हैं बताइए क्या निकल करके आएगा। तो Kp इक्वल टू होता है Kc, RT का पावर क्या होता है डेल्टा n, Kp इक्वल टू Kc, RT का पावर डेल्टा n। देखिए इधर भी 2 मोल है और इधर रिएक्टेंट साइड भी 2 मोल है, तो इसका जो डेल्टा n निकल के आ रहा होगा 0। तो जब ये वैल्यू हो जाएगा 0 तो सीधे Kp इक्वल टू किसके हो जाएगा Kc के, ठीक है, और इसका K आपको दिया गया है। तो जो Kp इसका निकल करके आ रहा होगा बेटा वही आ रहा होगा 4 × 10⁻⁻6। क्लियर बात? तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6। स्पष्ट ही बात है। तो A B C, एक मिनट, 4 × 10⁻⁶ कहाँ है? ये B वाला होगा बेटा, ये आंसर ये नहीं हो, क्योंकि 4 × 10⁻⁶ यहाँ पर भी हम देखे, लेकिन यहाँ RT² लगा है ना, तो पहले हम इसी को लगाने जा रहे थे, लेकिन जब RT² देखे तो हम यहाँ से हट गए। ये हमारा सेकंड आंसर इसमें करेक्ट होगा। क्लियर? 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भाई। कह रहे फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू आर गिवन, ठीक है, ये A ये जा रहा है B में, इसका कांस्टेंट K1 हो गया 2.0, और ये B जा रहे हैं C में, इसका कांस्टेंट K2 हो गया 4.0, ये C जा रहे हैं D में, इसका कांस्टेंट हो गया 3.0, और ये D जा रहे हैं E में, इसका K4 हो गया, नहीं यहीं पर तो हमको निकालना है भाई, हम तो दावे चले जा रहे थे दावे हम चले जा रहे थे। यहाँ से B और B कटेगा, यहाँ से C और C कटेगा, ये A से D का हमको निकालना है, यही है हमारा K4, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ करके हम चौथा इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो जो इनका कांस्टेंट होगा ये होगा K1 × K2 × K3। K1 कितना है 2, K2 कितना है 4, K3 कितना है 3, तो 2 चौक 8 3 कितना हो जाएगा 24। देखिए इसमें K4 किसी में 24 आ रहा निकल कर, यस डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे फॉर द रिएक्शन, ये I2 एक्वस था और ये आयोडीन आयल में जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और इसका कांस्टेंट है K1, और यही आयोडीन जो तेल वाला था, यही आयोडीन अब जा रहा है ईथर में, इसका कांस्टेंट हो गया K2। अब पूछ किसका रहे हैं? कह रहे हैं पानी से ईथर वाले का बताओ, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, और ये हो जाएगा कैंसिल, इसी का हमको बताना है बेटा। तो अगर आप देखें तो ये जो तीसरा इक्वेशन आप निकाल रहे हो, ये ऊपर के दोनों इक्वेशन को जोड़ करके आप निकाल रहे हो, तो जो इसका K3 आएगा ये K1 × K2 के बराबर आएगा। सवाल में एक्चुअली कुछ है ही नहीं बेटा, इसमें खाली थोड़ा सा आपको एकदम कंसंट्रेट होना है, जगते रहना है कि कहीं आयल और तेल और पानी में कहीं गड़बड़ ना कर दें आप। क्लियर? 41 नंबर क्वेश्चन देखें।
कह रहे हैं इन द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन व्हिच ऑफ द हाफ रिएक्शन विल अकर एट एनोड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, एक्वस NaCl का, तो ये टूटते हैं, Na+ में जाते हैं और Cl- में जाते हैं। यहीं पर पानी भी तो होता है ना बेटा, ठीक है, पानी भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, पानी भी ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जब टूटेगा तो ये O2 गैस 4H+ में 4E- में ऐसे जा सकते हैं। रिएक्शन तो बहुत सारे सब जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, वो कह रहे साहब ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं, 4 रिएक्शन। तो चारों जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम में गया, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहाँ हो सकता है, कैथोड पर। तो ये हो सकता है कैथोड, हो सकता है, कैथोड पर हो नहीं रहा है, हम कह रहे हैं हो सकता है। यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, H2O O2 में जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कहाँ जा सकता है, एनोड पर। अब हम इसको इन्हीं के ऊपर लगा दे रहे हैं, ये कहाँ जा सकता है, कैथोड पर। अब देखिए यहाँ H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये भी कहाँ जा सकते हैं, कैथोड पर। Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करके जा रहा है, ये कहाँ जा रहा होगा, एनोड पर। तो ये 2 रिएक्शन एनोड पर हो सकते हैं और ये 2 रिएक्शन कैथोड पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर मार होगा कि H2O का ऑक्सीडेशन होना है कि कोलाइड आयन का ऑक्सीडेशन होना है एनोड पर। अगर कोलाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो एनोड पर कोलिन गैस रिलीज होगा, और अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो एनोड पर O2 गैस रिलीज होगा। ऐसे ही अगर कैथोड पर हाइड्रोजन आयन जा रहा होगा तो गैस H2 रिलीज हो रहा होगा, अगर सोडियम आयन जा रहा होगा तो Na रिलीज होगा। लड़ाई हमारा कैथोड का नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है एनोड का। क्लियर बात। तो एनोड के केस में जरा आप ध्यान से देखें, वैसे तो आपको ये पता ही है, इन दोनों में देखिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा, इनका क्या है, कम है। तो जिसका ज़्यादा होगा वही जाकर के रिड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कैथोड पर H2 गैस रिड्यूस हो रहा होगा, इसमें लड़ाई खत्म हो गई। अब एनोड पर कौन जा रहा होगा, अब एनोड पर जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो वही जा कर के क्या होगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए कितना है, 1.23, और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 1.36 वोल्ट। तो अब आप खुद बताइए कौन जा रहा होगा भैया, ये कोलाइड आयन जा रहे होंगे। स्पष्ट ही बातें। इनका देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका 1.36 वोल्ट है और इनका कितना है, 1.23 वोल्ट है। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन व्हिच हाफ द रिएक्शन विल अकर एट एनोड। तो एनोड पर कौन जा रहा होगा भैया, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। स्पष्ट ही बातें, क्लियर ही बातें। ये देखना सामने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम डीपी के अनुसार देखें, डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होता है वो पहले जाकर रिड्यूस होता है, तो उस हिसाब से तो O2 जाना चाहिए, लेकिन O2 का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, इसको कितना करना है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जिसका ओवर पोटेंशियल कम होता है वही जाकर के पहले डिपॉजिट होता है, तो इनका ओवर पोटेंशियल भी कम है। स्पष्ट। आइए 42 नंबर क्वेश्चन में करें, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली पोस्टेड किसके होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि E0 ऑफ रिडक्शन के। ठीक है, तो E0 ऑफ रिडक्शन, यानी रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है, इसका देखिए कितना है 1.33 वोल्ट, इनका 1.36 वोल्ट, इनका 1.51 वोल्ट, इनका -0.74 वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा ये MnO4- का होगा। स्पष्ट। और रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो इनमें अगर चारों में चेक करना हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें होगा परमैग्नेट आयन, स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें जो होगा भैया ये क्रोमियम। तो हमको लगाना है ये परमैग्नेट आयन पर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए जरा भैया, 43 वाले क्वेश्चन पे कह रहे बेस्ट वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर आप सलाइन वाटर लगा देंगे तो रस्टिंग और फास्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, रिएक्शन और तेज आगे भागेगी, क्योंकि उसको आयंस मिल गए ना। कह रहे हैं दोनों काम कर दो, तो दोनों नहीं हो सकता। पहला करें मेकिंग इट एट एज ए कैथोड। अगर आप इसको कैथोड बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब ऑक्सीडाइज ना होने के बजाय क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब जैसे ये आयरन का रॉड है, ये ऑक्सीडाइज होगा। आप करें क्या, इसी के साथ इससे ज़्यादा रिएक्टिव का कोई प्लेट लगा दें या कोई तार लगा दें, जैसे मैग्नीशियम का तार लगा दी, किसी अन्य मेटल का तार लगा दी जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा हो, तो अब वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, अब रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब अब ये कैथोड बन गया और ये क्या बन जाएगा, अब एनोड। तो आप इसको एनोड बनाने से हटा दीजिए, एनोड बनने से हटा दीजिए, क्योंकि एनोड बन रहा है तभी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन सेल में। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, मेकिंग इट कैथोड। 44 नंबर सवाल देखें, कह रहे व्हिच कलरलेस गैस फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कौन कलरलेस गैस कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यही जो अमोनिया है यही कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो जिंक प्लस में जाता है, यही 4 मोल अमोनिया ले करके जिंक NH3 कैटायन, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बैटरी के अंदर, ड्राई सेल के अंदर यही कॉम्प्लेक्स बनता है। तो गैस कौन सी बना रहा है कॉम्प्लेक्स, जिंक के साथ अमोनिया। तो इसी पर टिक लगा दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शंस एज फॉलोइंग। जिंक ऑक्साइड H2O, जिंक Ag, जिंक आयन और OH आयन में जा रहे हैं। कह रहे इफ हाफ सेल पोटेंशियल आर, यहाँ पर हाफ सेल पोटेंशियल आपको बेटा दे दिया गया है, ठीक है। ये हाफ सेल पोटेंशियल दे दिए इसका। जिंक का देखिए क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ देखिए Ag2O ये जा रहे हैं Ag में, इनका भी हो रहा है क्या, रिडक्शन। हमसे क्या पूछ रहे हैं, सेल पोटेंशियल विल बी। तो पहले तो आप ये जाने जो आपका सेल है उसमें हो क्या रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि जब आप सेल का E0 निकालेंगे तो आप लिखेंगे E0 ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और प्लस E0 ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ये E है, जिंक जाएगा जिंक आयन में, इसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ देखिए सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन और इनका हो रहा है रिडक्शन। प्लस हो जाएगा E0 ऑफ Ag प्लस से Ag का। ऑक्सीडेशन जरा देखें जिंक का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रहा है, ये -0.76 है, तो हो जाएगा 0.76 वोल्ट। प्लस इसका देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए हैं, कितना दिए हैं, 0.34 वोल्ट। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1.10 वोल्ट। यह है सेल का पोटेंशियल। क्लियर बात? यह है 45वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो अगर आप पूरा पेपर गौर से आप देखें बेटा, तो इन पेपर्स में कुछ भी नहीं था। ऑलरेडी आप पहले से टेस्ट इसके दे चुके थे और अब जो आपने टेस्ट दिया है सिर्फ उन्हीं का सिर्फ क्या था, रिवीजन था। इसमें इलेक्ट्रो के भी क्वेश्चंस थे और केमिकल इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आप अगर जागरूक होते तो आराम से सवाल को सॉल्व कर ले जाते। कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल के सवाल तो ये है ओवरऑल टेस्ट। ठीक, अगले टेस्ट के लिए बेटा फिर तैयार रहें आप। थैंक यू।